जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्लीट टेस्ट पेपर सोल्व करने वाले हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, मैथ्स सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं। और इस पेपर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो टेस्ट पेपर है मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के लिए रेडी किया है, आपकी एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन भी इसका इम्पोर्टेंट है, तो पूरे पेपर को आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है, बिना किसी स्किप के वीडियो को पूरा देखना है और पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए टेस्ट पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो ये जो टेस्ट पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, उसमें जीके के कितने 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी को पता होगा, 40 मार्क्स के। पहला सेक्शन जनरल नॉलेज का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द जोग फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन द विच रिवर। जोग फॉल्स स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है जो जोग फॉल्स है, कौन सी नदी पर है, ताप्ती, भीमा, कावेरी या फिर शरावती नदी। तो कहाँ पर है ये, शरावती नदी पर है, जो कि कहाँ पर है स्टूडेंट्स, कर्नाटक। कर्नाटक में शरावती नदी पर यह जोग फॉल्स है, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है, गोरसप्पा। गोरसप्पा जो जोग या फिर जोग फॉल्स जिसे कह दीजिए, गोरसप्पा के नाम से आए तो भी जोग फॉल्स ही होगा। दोनों सेम नेम है, इनके सेम ही है, डिफरेंट नेम है। तो इसका राइट आंसर हुआ क्या स्टूडेंट, शरावती नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर विच रीजन सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि क्या है, कश्मीर रीजन में है, ये कश्मीर रीजन में है। लेकिन अगर पर्टिकुलर लोकेशन की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, लद्दाख में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख में कहाँ पर, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम पर्वतमाला लद्दाख में, वहाँ पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे ऊंची बैटलफील्ड भी मानी जाती है हमारी आर्मी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम टैक्स एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। आयकर अधिनियम का जो प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे टिक करें या सीबीडीटी। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट जो है, इनकम टैक्स की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो आती है, लेकिन पर्टिकुलर इनकम टैक्स एक्ट जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है सीबीडीटी के अंडर में आता है। तो इसका जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसको माना जाएगा, सीबीडीटी को, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सीबीडीटी नहीं दिया होता और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देते तो ऑब्वियसली हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर टिक करते, लेकिन दोनों ऑप्शन अगर दिए हो तो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट डज यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर। यूनिसेफ का क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या है यूनिसेफ का फुल फॉर्म। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, यूनिसेफ जो है फिलहाल अभी करंट में वर्तमान में जो इसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस जो है चिल्ड्रन फंड है ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से इसे अभी फ़िलहाल जाना जाता है। लेकिन पास्ट में जो इसका नाम था वो क्या था, वो भी आप नोट कर लीजिए, कभी एग्जाम में उस नाम से पूछ लिया जाए तो, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन इसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इंटरनेशनल यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नाम अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये भी करेक्ट है, और ये आ जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड के नाम से तो भी करेक्ट है। और यूनिसेफ के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में। तो हेडक्वार्टर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो क्या है? तो 65 वर्ष की जो आयु है उसमें रिटायरमेंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज का। हु वॉज द यंगेस्ट नोबल विनर एवर? अब तक की सबसे कम उम्र में नोबल पुरस्कार विजेता कौन रह चुके हैं? तो इन सभी में जो मलाला यूसुफजई हैं, इन्हें सबसे कम उम्र में जो नोबल पुरस्कार मिल चुका है शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। एरिया कौन सा एरिया था इनका? शांति के क्षेत्र में, पीस के एरिया में मिल चुका है। और मात्र सिर्फ 70 ईयर्स की जो एज है, 17 वर्ष की उम्र में इन्हें जो नोबल प्राइज़ है वो मिल चुका है। इसलिए सबसे कम उम्र की कौन है? मलाला यूसुफजई, जिन्हें गोली लगी थी और ये बच गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? हुज फेमस बुक इज सनी डेज? तो सनी डेज जो है वो किसकी बुक है? सुनील गावस्कर की, जो एक क्रिकेटर है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एट? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? 11 मई को, 11 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इंडिया का क्या हुआ था? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था इंडिया का 11 मई को। इसलिए इस उपलक्ष्य में नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? दैट मीन्स COAS। CDS अलग चीज़ होती है। CDS क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। जो पूरे डिफेंस को मैनेज करते हैं तो वो CDS होते हैं। और सिर्फ आर्मी को जो मैनेज करते हैं, आर्मी की जो सबसे अपर मोस्ट पोस्ट मान लीजिए या फिर अध्यक्ष मान लीजिए सिर्फ आर्मी के, तो वो कौन होते हैं? COAS होते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जो अभी करंट में कौन है? मनोज पांडे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉन्चर इज़ यूज फॉर द चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट? आगामी जो एग्ज़ाम आपके आने वाली एग्ज़ाम्स हैं फ्यूचर के लिए, ये जो चंद्रयान 3 टॉपिक है मोस्ट IMP है। करेंट अफेयर का, करेंट जो इवेंट्स हैं उनमें चंद्रयान 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको कंप्लीट पढ़ना है आपको। सब कुछ चंद्रयान 3 के बारे में जितने भी MCQs आप कर सकते हो वो आपको करना है। पक्का एक क्वेश्चन इससे आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? चंद्रयान 3 के लिए जो लॉन्चर है, कौन से लॉन्चर का प्रयोग किया गया है? GSLV Mark 3, ठीक है। GSLV Mark 3 जो है लॉन्चर अभी करंट जो था चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च करने के लिए यूज़ किया गया है। चलिए तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेते हुए आपको बता दूं, अगर आप सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारी जो फाउंडेशन बैच है नर्सिंग असिस्टेंट की वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाया गया है। रिवीजन के लिए आपको PDF भी प्रोवाइड की गई है जिससे आप फर्दर रिवीजन भी कर सको। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना तो आप किस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं? तो आप जैसे ही सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी जिसमें आपको पेड कोर्स में हमारी जो फाउंडेशन बैच है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए वो मिल जाएगी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया है और साइड में आपको PDF भी प्रोवाइड की गई है फर्दर रिवीजन के लिए। और एट लास्ट आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह से देना है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की गई है, जिससे आप अपनी ऑनलाइन एग्ज़ाम यानी कि जो आपकी CBT एग्ज़ाम होती है नर्सिंग असिस्टेंट की, ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दी गई है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। अगर आप इस बैच से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है जो डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, अपने क्वेरी कर सकते हो। कुछ भी इस बैच से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए अब हम हमारे टेस्ट पेपर पे स्विच करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हमारा मैथ्स का है। मैथ्स के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18, 21 लीव्स द रिमाइंडर 3, 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 16, 18 और 21 से विभाजित करने पर ये शेषफल बचता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि नंबर दिए हों
और उनमें रिमाइंडर बच रहे हों तो वो नंबर आपको बताना है। तो ट्रिक ये है कि आपको एलसीएम निकालना, देखिए ध्यान रखिएगा, लीस्ट नंबर पूछा है तो ऑब्वियसली आपको एलसीएम निकालना है किसका, ये जो नंबर आपको दिए, मान लिए एक, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर क्या है, थर्ड नंबर इज z। इनका एलसीएम निकालना है और इसमें से आपको k को माइनस कर देना। अब यहाँ पर k क्या है, तो k की वैल्यू आप याद रख लीजिए, x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c, ये होती है k की वैल्यू। चलिए पहले k की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं। तो जो k की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, x क्या है हमारे, ये नंबर, इनको x कहते हैं, जिसे डिवाइड किया गया वो x y z होते हैं, और a b c क्या होते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 16 माइनस 3 करती हूँ तो 16 माइनस 3 कितना होगा, 13 होगा। इसी तरह से y माइनस बी, अगर 18 माइनस 5 करोगे तो भी 13 आएगा, 21 माइनस 8 करोगे तो भी 13 आएगा। तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू। तो यहाँ पर k तो मिल गया हमें। अब हमें एलसीएम निकालना है एक्स वाई जेड का, मतलब ये जो नंबर हैं जिनको डिवाइड करना है 16, 18, 21, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, 16, 18, 21, यहाँ साइड में मैं आपको एलसीएम निकाल के बता देती हूँ। एलसीएम निकालने की मेथड है मिनिमम नंबर जिससे ये डिवाइड होने चाहिए, सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए। अगर सारे डिवाइड नहीं होने तो कम से कम 2 नंबर तो डिवाइड होने चाहिए। तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 21 डिवाइड नहीं हो रहा है, एज इट इज़ लिख दिया। 4 से कर देती हूँ डायरेक्ट, 4 2 जा 8, 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, 21, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए नंबर तो हो गया। अब 3 से डिवाइड करना है हमें, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, अगेन 3 से डिवाइड होगा ये, 3 1 जा 3 और 7, और एट लास्ट ये किससे डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, 7 से। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और एट लास्ट इंटू 7, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा हमें 2 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 आ गया। चलिए 48 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3 इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा हमें, 144, और 144 में किसका, एट लास्ट 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 4 जा 28 30 कैरी 3 और 10, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, एलसीएम मिल गया फाइनली इस नंबर का। तो ये फॉर्मूले में हम फाइनली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब ये तीनों नंबरों का एलसीएम कितना निकला, 1008। अब इसमें से माइनस करना है के कितना निकाल चुके हैं हम, 13। तो 13 इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 1 9, कैरी 1 यहाँ चला जाएगा 9, 995 वो नंबर होगा लीस्ट नंबर। तो ये ट्रिक मान लीजिए, फॉर्मूला मान लीजिए, इसको आपको याद करना है कि अगर लीस्ट नंबर आपसे पूछा जाए जिससे डिवाइड करना हो 16, 18 और 21 से, और रिमाइंडर आपको इस तरह से अलग अलग रिमाइंडर मिलेंगे तो आपको मिनिमम नंबर बताना, तो एलसीएम निकालना होगा और उसमें से के को माइनस करना होगा, और के की वैल्यू ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 5/8 ऑफ अनदर नंबर। एक संख्या मान ली हमने x है, 1 नंबर, इसका 1 डिवाइड बाई 5 पार्ट किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 5 डिवाइड बाई 8 पार्ट के। दूसरी संख्या हमने y मान ली, एज्यूम कर ली y। तो अनदर नंबर का 5 डिवाइड बाई 8 पार्ट इज इक्वल टू 1/5 पार्ट ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो एक नंबर हमने x मान लिया, दूसरा y मान लिया, इसका 1/5 पार्ट किसके इक्वल है, 1/8 पार्ट ऑफ द अनदर नंबर। ये एक इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 35 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर। तो जो पहला नंबर हमने x एज्यूम करा था उसमें अगर हम 35 ऐड करते हैं तो फर्स्ट नंबर, ये जो नंबर है ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 4 टाइम द सेकेंड नंबर, 4 टाइम द सेकेंड नंबर, मतलब जो दूसरा नंबर है उसका 4 गुना हो जाएगा। तो दूसरा नंबर, दैट मीन्स अपने को y फाइंड आउट करना है। चलिए तो इन दोनों इक्वेशनों का यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू, ऑब्वियसली हमें y फाइंड आउट करना है तो हम y के फॉर्म में इक्वेशन बना लेते हैं, 5 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 8 इंटू y प्लस 35 इज इक्वल टू 4y। अब 35 यहीं रहने देते हैं, ये इसको हम इधर लेके आ जाते हैं तो 4y माइनस 25 डिवाइड बाई 8y, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 32y माइनस 25y डिवाइड बाई 8। चलिए आगे और सोल्व कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, 7।
7y डिवाइड बाय 8, 7 5 ज़ा 35 और 8 5 ज़ा 40। तो y की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट? 40। तो जो दूसरा नंबर है वो कौन सा है? 40। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अभी रिसेंट भी आया था। सिर्फ इक्वेशन बनाना रहती है और उसको सिंप्लीफाई करना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में तो दी है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन ही पूछेंगे, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप लोगों को। तो सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, आपको ये जो टेन, साइन और कॉस है इसकी टेबल याद करना है इनके एंगल में से। 10 30 की वैल्यू साइन 30 कोस 30, 10 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, 0 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको लर्न करना है टेबल में। तो 10 45 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है? 1। अब यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर पुट अप कर देंगे। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 डिवाइड बाय 2। स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर पुट अप कर दिया। माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3 डिवाइड बाय 2 होती है और स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर। 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा √ कैंसिल होकर 3 डिवाइड बाय 4, माइनस का 3 डिवाइड बाय 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो जो वैल्यू मिली स्टूडेंट वो कितनी मिली? 1। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। एक पासा उछाला जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो स्टूडेंट पॉसिबल आउटकम क्या है? 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 और 6। डाइज में जो 6 फेसेस होती हैं इसलिए या तो नंबर 1 आएगा या 2 या 3 या फिर 4। ये कितनी है हमारी पॉसिबिलिटी, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स, इतनी पॉसिबिलिटी होती, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इवन नंबर आना चाहिए। अब इवन नंबर इसमें से कौन कौन से होते हैं? 2 4 और 6। तो ये क्या हो जाएंगे? इवन नंबर्स हो जाएंगे, जो कि क्या है हमारी फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब हमें इवन नंबर चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका जो पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल में से जो फेवरेबल है उसको, फेवरेबल को पॉसिबल से डिवाइड कर दीजिए तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो कितनी चाहिए, कितनी कंडीशन हमें मिल सकती है? या तो 2 आ सकता है, 4 या 5, तो 3, ठीक है। और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी स्टूडेंट? 1/2। इसी तरह से कभी कभी यहाँ पर जैसे इवन नंबर का पूछा है तो ऑड नंबर का भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑड नंबर का आपको होमवर्क में देती हूँ मैं। तो ऑड नंबर का आपको मिलेगा होमवर्क में कि ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, उसको आपको कमेंट में मुझे आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्लांट हाइट ऑफ आइसक्रीम कोन। चलिए, इस तरह का आइसक्रीम कोन है जिसकी स्लांट हाइट, ये जो हाइट होती है इसे स्लांट हाइट कहते हैं। ये कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। और एरिया, बेस है, ये बेस है पूरा, इसका एरिया कितना दिया है? 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाट विल बी द हाइट ऑफ द आइसक्रीम कोन। ये आइसक्रीम कोन की हाइट क्या होगी, ये इन्होंने पूछा है। तो कैसे निकाल सकते हैं हाइट? अभी यहाँ पे हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये इस तरह से अगर मैं अलग इसको कर लूँ तो ये तो 2.5 है, ये हाइट इन्होंने पूछी है, इसका एरिया दिया है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता चल जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी जब ये राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन उसके लिए हमें बेस चाहिए, तो बेस कैसे? यहाँ एरिया दिया है ना, इससे निकालेंगे। तो ये एरिया क्या है? एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट? πr², जो कि कितना है? 1.54, ठीक है। अब 1.54 दिया है, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम 1.54। ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, पॉइंट हटा के 0, 11 दूना 22, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, और यहाँ 2 0 लगेगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट? 7 × 7 डिवाइड बाय 100 अंडर रूट के अंदर, जो कि फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी? 7 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 0.7। ये तो आर आ गया, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है?
हमें तो हाइट चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू r तो हम निकाल ली कितनी 0.7, लेकिन हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस कितना निकाल चुके हैं हम, जो कि है रेडियस 0.7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर माइनस कर देती हूँ, उधर ले आती हूँ उसको, 0.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो एक बार प्लस करेंगे 0.7 2.5 में, और एक बार 2.5 में से 0.7 को हम माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 5 7 5 कितना होगा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3.2 आया, इनटू माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 1.8 है ना, इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए, चलिए तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इजीली। ये कितना होता है 32 को आप क्या लिखोगे, 4 8 ज़ा 32, 9 2 ज़ा 18, और डिवाइड में क्या है 100 है, तो ये बाहर किस फॉर्म में निकलेगा, इसको यहाँ बता देती हूँ मैं आपको। 4 तो 2 के फॉर्म में निकल जाएगा, 8 एक 2 निकलेगा 8 में से, और एक 2 बचेगा, तो ये इसके साथ पेयर करके 2 के फॉर्म में निकलेगा, और 9 3 के फॉर्म में, और जो नीचे 100 है वो 10 के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ से आ जाएगी हाइट कितनी आएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 2.4, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट सेक्शन है स्टूडेंट सी, जो कि आपका फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स के 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंगे होती है, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ, या फिर दोनों टाइप की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो साउंड वेव्स होती है स्टूडेंट, वो कौन सी वेव्स होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अब अनुदैर्घ्य तरंगे वो तरंगे होती है स्टूडेंट जिसमें, जैसे ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वेव की डायरेक्शन है, और जो मीडियम के पार्टिकल्स यानी माध्यम के जो कण हैं, इसके पैरेलल इस तरह से मूवमेंट करते हैं, कंपन करते हैं, ऑसिलेट होते हैं, ठीक है। अगर समांतर यानी कि पैरेलल मूवमेंट कर रहे हो पार्टिकल्स वेव के, तो वो लॉन्जिट्यूडनल्स वेव होती है। तो साउंड वेव कौन सी वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स में क्या होता है, वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, मीडियम के जो पार्टिकल्स है उसके परपेंडिकुलर यानी कि उसके लंबवत कंपन करते हैं, मूवमेंट करते हैं इस तरह से, तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो जो ध्वनि तरंगे वो किस टाइप की होती है, लॉन्जिट्यूडनल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, वोल्टमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, वोल्टेज, ये वोल्टेज मेजर करता है। अमीटर, अमीटर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, प्रतिरोध के द्वारा, प्रतिरोध तो एक रेजिस्टेंस है जो कि क्या करता है, रेजिस्ट करता है टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को बहने से रोकता है। राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। तापमान की एसआई यूनिट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस में टिक कर देना, केल्विन होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। तो 3 मोड्स होते हैं जो है ऊष्मा स्थानांतरण के, हीट ट्रांसफॉर्मेशन के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इनका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताऊं, गैस की लो फ्लेम, फ्लेम है ये गैस की, ठीक है, ये फ्लेम है, इसके ऊपर एक कोई सा बर्तन इस तरह से रखा हुआ है, और इसमें भरा है पानी, लिक्विड, और ये है इसका हैंडल। बर्नर से लो बर्न हो रही है, जो ये फ्लेम जल रही है फ्लेम, इसमें जो हीट निकलेगी या फिर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हीट होगा, वो रेडिएशन होगा, है ना। उसके बाद इसमें जो है पानी गर्म हो रहा है, तो गर्म होने की जो प्रोसेस है वो कौन सी होगी, कन्वेक्शन यानी कि संवहन। और ये जो हैंडल है, हैंडल भी गर्म होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन ये भी होता है। तो ये किसकी मेथड से गर्म होता है, कंडक्शन यानी कि चालन। अब क्या होती हैं तीनों मेथड, तो रेडिएशन में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, बिना मीडियम और मीडियम दोनों में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट का। कंडक्शन जो है इसमें बहुत स्लो प्रोसेस होती है और सॉलिड्स में होती है।
और ये जो पार्टिकल्स हैं उनके मूवमेंट से नहीं होता है, सिर्फ एक पार्टिकल हीट को गेन करता है फिर वो दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से पार्टिकल जो होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करते, पोजीशन बिना चेंज करे ही एक से दूसरे को हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्या होती है, सॉलिड में जाता है। तो हैंडल सॉलिड का बना होता है। और कन्वेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो गैस और लिक्विड में होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। जो गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है हल्का होने के कारण, लाइट वेट होने के कारण, और जो हेवी होता है वो नीचे आ जाता है, फिर से गर्म होकर ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। अणुओं की गति होती है, अणुओं की गति के कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस में होता है, कन्वेक्शन में होता है, संवहन में होता है, जो लिक्विड और गैस दोनों में पाया जाता है। और ये सिर्फ सॉलिड में ही पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, द्रव और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, कन्वेक्शन के द्वारा। ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडल दाब में क्या परिवर्तन आता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं हमारा जो वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो भी कम होता जाता है, ठीक है। तो प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, घटता है, डिक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए सेक्शन डी जो कि हमारी बायोलॉजी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बायोलॉजी का क्या है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। द एडिबल पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर इज, फ्रूट खाते हैं हम, फ्लावर या फिर बर्ड या फिर इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम। तो फूल गोभी का हम वाइटिश पार्ट खाते हैं, जो सफ़ेद पार्ट होता है वो इस तरह से बर्ड के फॉर्म में बना होता है, उसे क्या कहा जाता है, पुष्पक्रम। तो जिसका एडिबल पार्ट कौन सा है, पुष्पक्रम। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, हरित लवक में पाया जाता है क्लोरोफिल। उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, विच मेटल आयन इज फाउंड इन क्लोरोफिल। कौन सी मेटल पाई जाती है स्टूडेंट, मैग्नीशियम, Mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ द मैंग्रोव वेजिटेशन इज। तो मैंग्रोव जो वनस्पति है स्टूडेंट, ये जो है कहाँ पर पाई जाती है, जो कोस्टल एरिया में पाई जाती है, लेकिन कोस्टल सेलाइन जहाँ पर जो है आयंस जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पर ये वनस्पति जो है वेजिटेशन ग्रो करती है। ये श्रब के फॉर्म में भी होती है, यानी कि झाड़ियों के फॉर्म में, और ट्री के फॉर्म में भी आपको मिलेगी। ज़्यादातर पानी वाले एरिया, कोस्टल सेलाइन एरिया में मिलेगी, तटीय क्षेत्र में जहाँ पर ज़्यादा पानी होगा, जैसे पानी भरा होगा, वहाँ पर ये ग्रो करती हैं। और इसका जो मुख्य कंपोनेंट है, इसका मेन कंपोनेंट जो मुख्य घटक है वो कौन सा है, मतलब कौन सी जो है ट्रू मैंग्रोव जो है वेजिटेशन कहलाती है, तो वो है राइजोफोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हरित ग्रह गैसें, ग्रीन हाउस गैसेज कहलाने वाली गैसें कौन सी होती है, गैसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज वो होती है जो हमारा जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रवाह यानी कि हरित गृह प्रवाह होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो कौन सी गैसेस होती हैं, इन सभी में से कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपने नाम सुना ही होगा, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी और भी गैसेस है। तो वो कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक वर्णांध पुरुष सामान्य महिला से अगर विवाह करता है तो उनकी जो संतानें होती है उसमें पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी रहती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन ऑफ अ कलर ब्लाइंड मैन एंड अ नॉर्मल वुमेन इज 0%। इनके जो सन होंगे, बेटे होंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट कितनी, 0% की होती है। गर्ल्स में चांसेस होते हैं, अगर लड़कियां होती, डॉटर होती है, तो उनमें चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के। बाकी जो अगर पुत्र होंगे तो पुत्र में 0% ब्लाइंडनेस के चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा। द मॉस्किटो दैट स्प्रेड कालाजार डिसीज इन द ह्यूमन इज, कौन सा है वो, मक्खी है सैंड फ्लाई, बड़ मक्खी या फिर मधुमक्खी का जिसे कहा जाता है सैंड फ्लाई, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कालाजार डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। तो श्वसन की क्रिया जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में।
और ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एन एरोबिक यानी कि अनाक्सी श्वसन, ये आक्सी श्वसन है सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में अनाक्सी श्वसन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सी श्वसन जो है वो कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में रिलीज होती है। 36 ATP जो है, ओवरऑल नहीं बोल रही हूँ मैं, ओनली इन जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन, वो 36 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें क्रेब्स चक्र भी आता है, क्रेब्स साइकिल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है। विच एंड्रोसाइन हार्मोन्स स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरॉक्सिन। तो स्टूडेंट, जो स्टिमुलेशन की प्रोसेस है वो हार्मोन्स के द्वारा होती है। तो जो थायराइड ग्लैंड है उससे थायरॉक्सिन को स्टिमुलेट करने के लिए किस हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे शॉर्टकट में, क्योंकि अगर इसका फुल फॉर्म दे देंगे तो आप नाम बता ही दोगे, TSH। अब TSH क्या होता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है TSH, जिसे एक और नाम से जाना जाता है थायोट्रिपिन। थायोट्रिपिन ये भी इसका दूसरा नाम है, कभी इस नाम से पूछा जाए तो ये भी करेक्ट होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट एक्साइटमेंट में किसको टिक करेंगे, लीवर को। बट इट इज़ नॉट अ बिग लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो क्या है, कौन सा है, हमारी स्किन है, हमारी चमड़ी है। ये है क्या, एक्सटर्नल ऑर्गन है ना, एक्सटर्नल ऑर्गन है। और अगर इंटरनल ऑर्गन पूछा जाए तो वो सबसे बड़ा कौन सा होगा, लीवर है ना। इंटरनल ऑर्गन की बात करी जाए, अगर स्पेशली पूछा जाए, दोनों ऑप्शन दिए हों, इंटरनली पूछा हो तो आप लीवर पर टिक कर सकते हो। अदरवाइज जो हमारा बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का वो स्किन होती है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। कैप्सूल कवर इज मेड अप ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सारे टफ नहीं पूछते हैं, रेशो रहता है उनका पूछने का, तो इजी क्वेश्चन है ये। इसका क्या आंसर होगा, आप मुझसे पहले टिक कर सकते हैं, स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी इज। तो हनी में क्या क्या पाया जाता है स्टूडेंट, आपको बता दूं सबसे पहले तो मैं, उसमें फ्रक्टोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है और माल्टोज भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, फ्रक्टोज की होती है। कितने परसेंट, नियर अबाउट 38.19% क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। और ग्लूकोज की क्वांटिटी 31% होती है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम किसकी होती है, माल्टोज की। तो सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा हुआ, फ्रक्टोज हुआ। और उसके बाद वाटर वगैरह भी इसमें रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। पेलेग्रा इज अ डिफिशियंसी डिजीज एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ विच विटामिन। तो पेलेग्रा जो रोग है वो नियासिन दैट मीन्स विटामिन B3 की कमी से होने वाला डिसीज है, रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल से युक्त गुर्दे की फिल्टरिंग इकाइयाँ कहाँ पर स्थित होती है। द फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल आर लोकेटेड इन द, कहाँ पर, कॉर्टेक्स में, मेडुला में, पेल्विस में, आर्टरी में। तो किडनी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारी किडनी होती है। तो इसका जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में ही क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स की ही फिल्टरिंग यूनिट क्या होती है, उनका नाम क्या है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ये दोनों फिल्टरिंग का काम करते हैं, जो किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं स्टूडेंट, कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में ये कहाँ पर स्थित होंगे, रेनल कॉर्टेक्स में। इसके बाद जो मिडिल पार्ट होता है उसे मेडुला कहा जाता है, जहाँ पर जो है कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्स। आफ्टर फिल्ट्रेशन हो जाने के बाद जो यूरिया होता है उसको कलेक्ट करने का काम कहाँ पर होता है, मेडुला में होता है। और रेंटल पेल्विस कौन सा एरिया होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ से हमारा यूरिया या यूरिन कहाँ पर, ब्लैडर में जाती है, वो पार्ट कहलाता है पेल्विस। तो उसका राइट आंसर क्या हुआ,
कॉर्टेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राथमिक दांत यानी कि दूध के दांत भी जिन्हें कहा जाता है, में किस प्रकार के दांत अनुपस्थित होते हैं? विच टाइप ऑफ टीथ आर एब्सेंट इन द प्राइमरी डेंटिशन यानी कि मिल्क टीथ। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें कैनाइन्स होते हैं, इंसाइजर्स भी होते हैं, मोलार्स भी होते हैं, लेकिन प्री मोलार्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। और इसके अलावा मोलार में भी 3 टाइप के मोलार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो थर्ड मोलार्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से मोलार्स है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? प्री मोलार्स। प्री मोलार्स आर एब्सेंट इन द मिल्क टीथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ दिस स्टेम इज टू एंकर द प्लांट इन द ग्राउंड। पौधे को ज़मीन में गाड़ने के लिए, पौधों को ज़मीन में गाड़ने के लिए तो रूट्स होती हैं, ठीक है। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, लीव्स में, ठीक है। पानी और पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन, यस। फूलों और फलों का उत्पादन करना, प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये इसका मेन फंक्शन नहीं होता। मेन तो ये है कि सपोर्ट करना प्लांट को, फ्लावर्स और फ्रूट्स को सपोर्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लीफ एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। चलिए सेक्शन ई है जो कि केमिस्ट्री का है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। 15 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। तांबा किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है? कॉपर लूजेस इट्स लस्टर एंड फॉर्म अ ग्रीन लेयर विद, मतलब यहाँ पर कोरोजन होता है कॉपर का। तो कौन सा जो है सब्सटेंस होता है जिसके साथ वो रिएक्शन करके ग्रीन लेयर क्रिएट करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इन सभी में से उसका राइट आंसर क्या होगा? मूल कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट और बेसिक कॉपर कार्बोनेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा कॉपर कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है CuCO3। इसमें कॉपर्स और कार्बोनेट के जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है उसमें उसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो Cu2OH होल ट्वाइस CO3। तो इसमें कार्बोनेट आयन और कॉपर आयन तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। इसे कहा जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो इसके कारण ये जो आयंस होते हैं इसके कारण क्या होती है? उसकी रस्टिंग होने लगती है। कॉपर क्या करता है? लूजेस करता है इट्स लस्टर। तो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज Na2CO3.10H2? Na2CO3 तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। तो लेकिन इसमें हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट अगर है, ये वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना मतलब हाइड्रेटेड हो जाना, तो ये कौन किसका फॉर्मूला है? इन सभी में से वॉशिंग सोडा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार इज द ऑर ऑफ Hg, मरकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु तनु अम्ल के साथ प्रक्रिया करके एक गैस का निर्माण करती है, और ये जब गैस क्रिएट होती है, बनती है, तो पॉप की आवाज़ आती है। तो ये कौन सी गैस होती है? मेटल रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस अ गैस विद बर्न। जो ये गैस बर्न होती है विद अ पॉप साउंड। तो दीज गैसेस कौन सी गैस होती है? ये दीज गैस इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। प्राकृतिक रेशा कौन सा आंसर है? विच इज़ द नेचुरल फाइबर। तो नायलॉन जो है ये आर्टिफिशियल है, तो ये नहीं है। रबर और स्टार्च ये क्या है? पॉलीमर्स हैं, है ना। ये फाइबर्स नहीं है, फाइबर्स क्रिएट नहीं करते हैं, ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। सेल्यूलोज जो है वो क्या है? नेचुरल फाइबर है। चलिए अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और ये दोनों किसके बराबर होते हैं? द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर, जो कि क्या ये बेस में लिखा हुआ क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है। तो और मास नंबर भी आपको बता दूं, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है?
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम मास नंबर होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, जो कि कितना है 19 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस कंडीशन की बात हो रही है, जब न्यूट्रल हो, है ना, एटम जब न्यूट्रल हो, न्यूट्रल है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी चार्ज नहीं है, उस केस में न्यूट्रॉन्स की संख्या जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होती है, लेकिन न्यूट्रल जो है एटम उस केस में दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 19। निम्न में से किसकी वेधन क्षमता सबसे कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो सबसे कम अल्फा की होती है स्टूडेंट, उसके बाद बीटा, उसके बाद सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा की होती है। राइट आंसर क्या हुआ अल्फा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, द मोस्ट अबेंडेंट मेटेलिक एलिमेंट पूछा है, ध्यान रखिएगा। मेटेलिक एलिमेंट ऑन द अर्थ इज एल्यूमिनियम। नॉन मेटेलिक ऑन द अर्थ क्रस्ट पूछा जाए तो वो ऑक्सीजन होता है। निम्न में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स इज यूज फॉर द ड्राई क्लीनिंग ऑफ द क्लॉथ्स। तो किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज फॉर द ड्राई क्लीनिंग। कार्बन टेट्राक्लोराइड का कभी कभी फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है, CCl4 टेट्राक्लोराइड। बहुत इजी याद करना, कार्बन, दिस वन इज कार्बन, टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, तो क्लोराइड क्लोरीन है तो टेट्राक्लोराइड CCl4। चलिए, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, इन व्हाट फॉर्म इज नाइट्रोजन फाउंड इन द यूरिया फर्टिलाइजर्स। तो यूरिया फर्टिलाइजर सिंथेसाइज फर्टिलाइजर्स है, और इसमें जो है किस फॉर्म में यूरिया प्रेजेंट होता है, एमाइड की फॉर्म में। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प भौतिक परिवर्तन के बाद रासायनिक परिवर्तन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ड डिस्क्राइब अ केमिकल चेंज फॉलोड बाय द फिजिकल चेंज। तो स्टूडेंट, जो सम्मिलेशन ऑफ कैम्फर है यानी कि कपूर का ऊर्ध्वपातन, ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, केमिकल चेंज और उसके बाद फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, कैम्फर जब जल रहा है तो उसमें केमिकल चेंज होंगे, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो सबसे पहले इसमें केमिकल चेंज होगा, देन आफ्टर इसमें क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये स्टेट चेंज कर देता है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, इसलिए फिजिकल चेंज भी इसे माना जाता है। और केमिकल प्रोसेस भी होती है इसकी बर्निंग में, इसीलिए ये क्या है, केमिकल चेंज भी है, इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल है ये केमिकल चेंज फॉलोड बाय फिजिकल चेंज, मतलब स्टेट भी चेंज हो रही है और केमिकल प्रोसेस भी हो रही है, इसलिए जो सम्मिलेशन है ऑफ कैम्फर। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है स्टूडेंट, की सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड, मतलब पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है नॉर्मल कंडीशन में, और फिर गैस में कंडीशन कन्वर्ट होता है सब्सटेंस, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होता है विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट, उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जिनमें ऊर्ध्वपातन होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो ड्राई आइस है यानी कि शुष्क बर्फ, वो और आयोडीन, ये दोनों भी एग्जाम्पल किसके हैं, सम्मिलेशन के, ऊर्ध्वपातन के, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कंपाउंड। तो सबसे पहले तो हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड वो होते हैं स्टूडेंट जिसमें जो रेशो है एलिमेंट्स का वो क्या होता है, फिक्स होता है, जैसे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 यूज़ होता है, 2:1 रेशो फिक्स है, रेशो चेंज नहीं होता, वो कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वायु की बात करें तो ये क्या मिक्सचर है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कंपाउंड में फिक्स होता है रेशो। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, जो प्रकृति में जो नेचर में पाए जाते हैं उन्हें तत्व कहा जाता है, इन्हें बनाते नहीं हैं या फिर इनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, ये प्रेजेंट ही होते हैं नेचुरल में एज इट इज़, तो ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अमोनिया NH3, अब NH3 में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशो फिक्स होता है, इसलिए क्या है, एक कंपाउंड है। उसके बाद मर्क्यूरी यानी कि पारा Hg, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है ना। तो जो अमोनिया है वो क्या है, कंपाउंड है, और क्या है, केमिकल कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, क्लोरोफॉर्म इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो किसके द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है स्टूडेंट, कौन सा इसमें से सब्सटेंस यूज, कंपाउंड यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaClO2, ये याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और किसका, क्लोरोफॉर्म को बनाना है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, CHCl3, इट इज़ क्लोरोफॉर्म। तो किसका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का।
जिनके द्रव्यमान संख्या भिन्न हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो। तो यहाँ पर जो लिखा होता है स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी K, 19 और 40 ये एग्जाम्पल देखा था, तो इसमें जो नीचे होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो, जिनके सेम हो और क्या हो, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, ऊपर लिखा हो मास नंबर, ये डिफरेंट होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर सेम, उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। हाइड्रोजन के होते हैं जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, दीज आर दी आइसोटोप्स ऑफ दी हाइड्रोजन, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और एटॉमिक मास नंबर जो है, मास नंबर वो क्या है, डिफरेंट है, उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। इसके अलावा अगर मास नंबर सेम हो तो उसे क्या कहेंगे, आइसोबार्स, संभारिक। आइसोटोन्स यानी कि सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, उन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका, कंबशन का है। कंबशन का मतलब ये है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और CO2 प्रोड्यूस करना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है, जो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या है, रिलीजिंग, मतलब उसमें से निकलना ऑक्सीजन का, और इवेपोरेशन की प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होती है इन सभी से। तो यहाँ पर जो रस्टिंग ऑफ आयरन है या फिर रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो आयरन है वो किसके साथ ऐड होता है, ऑक्सीजन के साथ, और रस्ट का निर्माण करता है, रस्ट क्रिएट करता है। इसलिए जो प्रोसेस है इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर आपको कहीं पर ऑक्सीडेशन ना मिले और रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दोनों की कॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, तो अगर ये ऑप्शन में हो तो ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको रेडॉक्स नहीं दिया और ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग दिया हो तो आप ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन पर टिक करोगे, ये बिल्कुल राइट आंसर हो। तो स्टूडेंट ये था हमारा नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्लीट 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर। इसी तरह के टेस्ट पेपर हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेकर आते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और इसी तरह के लेटेस्ट जो टेस्ट पेपर है भी हमारी आगामी एग्जामों के लिए जो टेस्ट पेपर है वो आपको टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।